कहानी की शुरुआत एक घने जंगल से होती है और हम एजरेल नाम की एक लड़की को देखते हैं जो घास फूस की मदद से एक सुंदर सा ब्रेसलेट बना रही थी। फिर अचानक उसे एक आवाज सुनाई पड़ती है जिसे सुनते ही वह चौकन्नी हो जाती है, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आता। फिर वह अपने बॉयफ्रेंड कैनन को देखती है जो आग जलाकर ताप रहा था, लेकिन एजरेल जल्दी से कम्बल डालकर उस आग को बुझा देती है। साथ ही वह इसके लिए कैनन पर गुस्सा भी करती है। अब ये दोनों सीटी बजाकर एक दूसरे से इशारों ही इशारों में बात करते हैं। एजरेल बहुत घबराई हुई थी, उसे डर लग रहा था कि किसी ने उन्हें देख लिया है। फिर कैनन उसे हक करके भरोसा दिलाता है और कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है। जिसके बाद एजरेल उसे वह ब्रेसलेट पहनाती है जिसे उसने अपने हाथों से बनाया था। दरअसल ये वो समय होता है जब ज्यादातर मानव जाति समाप्त हो चुकी है, क्योंकि वर्ल्ड ओन्स नाम के क्रिएचर्स मानव जाति को खत्म करने पर तुले हैं। ये क्रिएचर्स इंसानों के खून के प्यासे हैं, इसीलिए बचे हुए ज्यादातर इंसान जंगलों में छिपकर रहते हैं। पहले ये दोनों भी एक कल्ट यानी कि एक कट्टरपंथी समूह का हिस्सा हुआ करते थे, जहां से इन्हें निकाल दिया गया है। वो लोग मानते हैं कि बोलना एक पाप है और इसीलिए उन्होंने बोलना बंद करने के लिए अपनी वोकल कॉर्ड्स यानी कि स्वर यंत्र को ही निकलवा दिया है। इसीलिए हम एजरेल के गले पर क्रॉस का निशान भी देख पाते हैं। तभी इन्हें सीटी के बजने की आवाज सुनाई पड़ती है, जिसका मतलब था कि कट्टरपंथियों ने इन्हें देख लिया है। ये लोग भागना शुरू करते हैं और एक पेड़ की आड़ में जाकर छिप जाते हैं। जिसके बाद कैनन उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है और एजरेल को यहाँ से भाग जाने का इशारा करता है। अब एजरेल सुध-बुध खोकर भागना शुरू करती है, लेकिन तभी कल्ट का एक मेंबर उसे पकड़ लेता है और उसके पेट में लात मारकर उसे घसीटते हुए अपने साथ ले जाता है। तभी वह देखती है कि इन लोगों ने कैनन को भी पकड़ लिया है। जिसके बाद इन दोनों को अलग अलग गाड़ी में डालकर यहाँ से ले जाया जाता है और कुछ दूर चलने के बाद दोनों गाड़ियां अलग अलग दिशा में मुड़ जाती हैं। अब एजरेल जो कि इन कट्टरपंथियों के कब्जे में थी, ये लोग उसे एक घने जंगल में ले जाकर एक कुर्सी से बांध देते हैं जिसे एक पेड़ को काट कर बनाया गया था। यहाँ जोसेफिन नाम की एक महिला उनके आने का इंतजार कर रही थी, जो कि इस कट्टरपंथी ग्रुप की लीडर है। एजरेल समझ जाती है कि ये लोग उसकी बलि देना चाहते हैं। जिसके बाद जोसेफिन उसके पैर में कट लगा देती है और सब लोग पीछे जाकर कुछ रिचुअल्स करने लगते हैं। वहीं एजरेल के पैर से खून निकल रहा था, जिसे सूंघकर एक क्रिएचर उसके नजदीक आने लगता है। अब उसे अपने करीब आता देख एजरेल खुद को बचाने की जद्दोजहद शुरू कर देती है और वह किसी तरह अपना एक हाथ छुड़ाने में कामयाब भी हो जाती है। तभी कल्ट का एक मेंबर उसे ऐसा करते देख लेता है। ये लड़का पहली बार किसी रिचुअल्स में हिस्सा ले रहा था। वह अपने साथियों को बताने की कोशिश करता है, लेकिन ये लोग रिचुअल्स करने में इतने खोए हुए थे कि इन्हें कुछ पता ही नहीं चलता। फिर वह खुद ही एजरेल को रोकने की कोशिश करता है और तभी एजरेल उसके गले पर वार कर देती है, जिसमें वह बुरी तरह जख्मी हो जाता है और अब वह क्रिएचर एजरेल को न मारकर उस लड़के पर हमला कर देता है। और इसी बीच एजरेल मौका पाते ही यहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। वहीं जब ये लोग नॉर्मल होते हैं तो देखते हैं कि एजरेल यहाँ नहीं है और वह क्रिएचर इनके एक साथी को ले जा रहा है, लेकिन ये लोग उसे बचा नहीं पाते। उधर एजरेल अपनी जान बचाकर इन लोगों से काफी दूर निकल जाती है। उसे एक खंडहर नजर आता है जहाँ से एक नदी बह रही थी। वह कुछ देर आराम करने के लिए वहाँ रुक जाती है और अपने उस घाव पर कुछ पत्ते लगाकर उसे बांध लेती है। एजरेल ऐसा इसलिए करती है ताकि क्रिएचर्स उसे सूंघ ना सकें। तभी अचानक कहीं से एक क्रिएचर उसके पास आ जाता है, जिसे देखकर वह उस खंडर के भीतर छिप जाती है। दरअसल इन क्रिएचर्स के पास केवल सूंघने की शक्ति है, ये देख नहीं पाते और जब वह एजरेल के ब्लड को नहीं सूंघ पाता तो यहाँ से चला जाता है। ये देखकर एजरेल की जान में जान आती है। अब वह जंगल से होते हुए सड़क किनारे पहुंचती है, जहां उसे गाड़ियों के टायर्स के निशान मिलते हैं। एजरेल समझ जाती है कि कल्ट के लोग उसके बॉयफ्रेंड को इसी रास्ते से लेकर गए होंगे, इसीलिए वह उन निशानों को फॉलो करते हुए आगे बढ़ती है। कुछ देर चलने के बाद वह उनके बाड़े के नजदीक पहुंच जाती है, जहां इन कट्टरपंथी लोगों के टेंट्स लगे हुए थे। अब एजरेल उसी रास्ते से अंदर जाती है जहां से वह भागी थी। वह बहुत ही सावधानी के साथ आगे बढ़ती है कि तभी उसकी नजर वहां पड़े ब्रेसलेट पर जाती है और ये वही ब्रेसलेट होता है जो उसने अपने बॉयफ्रेंड कैनन को पहनाया था, जिसे देखकर उसे यकीन हो जाता है कि कैनन शायद मारा जा चुका है। तभी ग्रुप लीडर जोसेफिन को आता देख एजरेल छिप जाती है।
फिर जोसेफिन अपनी बीमार माँ से मिलने टेंट में आती है, जो उसी टेंट में थी जिसके पीछे एजरेल छिपी हुई है, लेकिन वह उसे देख नहीं पाती। अब वह चर्च में जाती है जहां कल्ट के सभी लोग मौजूद थे। यहाँ एक प्रेग्नेंट महिला भी होती है जिसका नाम मरियम है, और वह इन सब की असली लीडर है, क्योंकि उसका मानना है कि हवा गॉड की इच्छा बोलती है, जिसे वह चर्च में मौजूद एक छेद के जरिए सुन सकती है, और गॉड की जो भी मर्जी होती है वह कल्ट के बाकी मेंबर्स को बताती है। अब जोसेफन जब उसे बताती है कि एजरेल भागने में कामयाब रही, तो वह उसे एक थप्पड़ जड़ देती है, क्योंकि मरियम ने ही एजरेल और कैनन को मारने का हुक्म दिया था। लेकिन इन्हें जल्द ही पता चल जाता है कि एजरेल यहीं छिपी हुई है। जोसेफन उसे पकड़ने के लिए चर्च के नीचे जाती है, लेकिन वह उस पर हमला करके यहाँ से भागने लगती है, जिसके बाद जोसेफन सभी को अलर्ट कर देती है और सब लोग उसे पकड़ने में जुट जाते हैं। लेकिन एजरेल उन्हें चकमा देकर वहां से भागने में कामयाब हो जाती है। हालांकि कटीले तारों से वह जख्मी हो गई थी। अब लगातार भागते हुए उसे इस जंगल में ही रात हो जाती है। वह कुछ देर आराम करने के लिए रुकती है, लेकिन उसके हाथ से खून बह रहा था और तभी एक क्रिएचर उसे सूंघते हुए वहां आ जाता है। अब इससे पहले कि वह क्रिएचर उस पर हमला करता, वह फिर से भागना शुरू करती है और तभी अचानक एक गाड़ी के सामने जाकर गिरती है। गाड़ी से एक आदमी नीचे उतरता है और पूछता है कि क्या तुम एक सर्वाइवर हो, लेकिन एजरेल को उसकी भाषा समझ नहीं आती और वह जाकर गाड़ी में बैठ जाती है। ये शख्स देखता है कि उसके हाथ से खून बह रहा है, जिसे रोकने के लिए वह उसे एक कपड़ा देता है। तभी एजरेल अपने गले पर बने क्रॉस के निशान को दिखाती है, जो दर्शाता है कि वह कट्टरपंथियों से बचकर भाग रही है। तभी सामने से गोली चलती है, जो उस ड्राइवर के सर के आर पार निकल जाती है। उसके मरते ही गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है और गोली चलाने वाले शख्स को उड़ाते हुए एक दीवार में जाकर ठुक जाती है। कुछ देर बाद एजरेल को जब होश आता है तो वह गाड़ी से बाहर आती है और देखती है कि हमला करने वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि कल्ट का मेंबर है, और इस एक्सीडेंट में उसका पैर टूट चुका है। इसीलिए एजरेल बिना देर किए उस आदमी से भिड़ जाती है और उसे मारने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उसके लिए ये काम इतना आसान भी नहीं था। इन दोनों के बीच काफी देर तक लड़ाई चलती है और अंत में एजरेल उस आदमी को गोली मार देती है। अब उसके पास एक गन भी थी, जिसे लेकर वह वापस जंगल की तरफ जाती है और देखती है कि कोई शख्स आग के पास बैठा हुआ है। जब वह नजदीक जाकर देखती है तो ये उसका बॉयफ्रेंड कैनन होता है। अब वह जैसे ही उसकी तरफ बढ़ती है तो एक बूवी ट्रैप में फंस जाती है, जो कल्ट के एक दूसरे मेंबर ने ही बिछा रखा था। अब एजरेल पेड़ से उल्टी लटकी हुई थी और उसके हाथ से खून टपक रहा था, जिसे सूंघकर वहां कुछ क्रिएचर्स आ जाते हैं और उस कल्ट मेंबर पर हमला करके उसे मार डालते हैं। वहीं एजरेल उस रस्सी के सहारे किसी तरह पेड़ पर चढ़ जाती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड अभी भी नीचे था और इससे पहले कि वह उसे बचा पाती, क्रिएचर्स उस पर भी हमला कर देते हैं और उसे मारकर अपने साथ ले जाते हैं। फिर एक दूसरा क्रिएचर एजरेल को भी सूंघ लेता है और वह पेड़ पर चढ़ने लगता है। वह एजरेल के काफी नजदीक आ गया था और वह उस पर हमला करने ही वाला था कि एजरेल रस्सी का फंदा उसके गले में डालकर उसे पेड़ से नीचे लटका देती है, जिससे वह तड़प तड़प कर मर जाता है। हालांकि एजरेल अब मानसिक और शारीरिक रूप से टूट चुकी थी, क्योंकि अपने जिस बॉयफ्रेंड के लिए उसने अपनी जान दांव पर लगाई थी वह भी अब मारा जा चुका है। अब उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है और वह जानती थी कि इसके पीछे मरियम का हाथ है। इसीलिए वह उन सबसे बदला लेने के लिए फिर से उनके कैंप के नजदीक जाती है और सीटी बजाकर कल्ट मेंबर्स से बात करती है। उन्हें लगता है कि ये कोई उनका ही साथी है, जिसे ढूंढने के लिए जोसेफन अपने ग्रुप के साथ जंगल की तरफ बढ़ती है, जबकि एजरेल गन लेकर उस चर्च में जाती है जहां मरियम रहती थी। वह उस पर जैसे ही गन पॉइंट करती है तो देखती है कि मरियम प्रेग्नेंट है। इसीलिए एजरेल को उस पर तरस आ जाता है, लेकिन मरियम मौका पाते ही उस पर हमला कर देती है और नीचे गिरते समय एजरेल के नाखून उसके पेट को खरोंच देते हैं। फिर जोसेफन के कहने पर कट्टरपंथी एजरेल को बंदी बना लेते हैं और उसे सजा देने के लिए एक गड्ढे के पास ले जाते हैं। उनमें से एक मेंबर उसके चेहरे पर खून लगाता है, जिसके बाद उसे जिंदा ही एक ताबूत के अंदर दफन कर दिया जाता है। ये ताबूत एक सुरंग से जुड़ा हुआ था। एजरेल एक लैंप के सहारे उस सुरंग में आगे बढ़ती है और देखती है कि यहाँ बहुत सारी हड्डियां पड़ी हुई हैं।
अब वह आगे बढ़ ही रही होती है कि उस सुरंग के अंदर एक क्रिएचर आ जाता है जो एजरेल को मारने के लिए उसका पीछा करता है। एजरेल चाह कर भी यहाँ से भाग नहीं सकती थी, इसीलिए वापस उसी ताबूत में आ जाती है और अपनी अंतिम सांसें गिनने लगती है। लेकिन अचानक वह क्रिएचर उसके हाथ सूंघकर रुक जाता है क्योंकि उसके नाखूनों में मिरियम का खून लगा हुआ था। फिर एजरेल को याद आता है कि जब वह बेहोश होकर नीचे गिरी थी तब मिरियम का ये खून उसके नाखूनों में लग गया था, जिसकी वजह से ये क्रिएचर उस पर हमला नहीं करता और वापस सुरंग में चला जाता है। वहीं उन कट्टरपंथियों को लगता है कि एजरेल अब तक मर चुकी होगी, इसीलिए सब लोग निश्चिंत हो जाते हैं। लेकिन एजरेल ने अभी भी हार नहीं मानी थी। वह उस सुरंग से बाहर आकर कट्टरपंथियों के टेंट्स को जला देती है, जिसमें जोसेफन की बूढ़ी माँ भी जलकर मर जाती है। इस बात से जोसेफन को बहुत दुख होता है और वह वहीं बैठकर रोने लगती है, जबकि बाकी कट्टरपंथी आग बुझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन एजरेल उन्हें एक एक करके मारना शुरू कर देती है। अब उनमें से ज्यादातर लोग अपनी जान बचाकर जंगल में भाग जाते हैं और जो लोग यहाँ रह गए थे उन सभी को एजरेल मार देती है। फिर वह मिरियम को मारने के लिए चर्च में जाती है, लेकिन मिरियम पीछे से उस पर हमला कर देती है, जिससे बचने के लिए एजरेल उसकी गर्दन पर काट लेती है। तभी मिरियम को लेबर पेन होने लगता है। इसी बीच जोसेफन उसे बचाने के लिए चर्च में आती है और एजरेल पर हमला कर देती है, लेकिन एजरेल एक धारदार हथियार से हमला करके उसे मार देती है। लेकिन मरते समय उसके चेहरे पर एक स्माइल थी, क्योंकि मिरियम ने एक बच्चे को जन्म दिया था, इसीलिए उसे अब मरने का कोई गम नहीं था। लेकिन मिरियम अपने बच्चे को देखकर ऐसे डर जाती है मानो उसने भूत देख लिया हो और अपना गला काटकर आत्महत्या कर लेती है, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी कोख से जो बच्चा जन्म लेगा वह ईश्वर का अंश होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि ये बच्चा एक एंटी क्राइस्ट है जिसने एक शैतान के रूप में जन्म लिया है और उसका सिर किसी बकरी के जैसा था। उस बच्चे के रोने की आवाज सुनकर बहुत सारे क्रिएचर्स चर्च की तरफ खिंचे चले आते हैं। तभी एजरेल उस बच्चे को गोद में उठा लेती है। अब सभी क्रिएचर्स चर्च में इकट्ठा हो जाते हैं और उस बच्चे के रोने के साथ साथ विलाप करने लगते हैं। हालांकि कोई भी क्रिएचर एजरेल पर हमला नहीं करता और एजरेल ये देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि अब उसके पास क्रिएचर्स को कंट्रोल करने की ताकत थी। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी एजरेल मूवी की, जो जरूर आपको पसंद आई होगी। बाकी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।